हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में चर्चा करेंगे और यह ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, कैसे इसका उत्पादन होगा, यह अभी हाल फिलहाल चर्चा में क्यों है, इन सारे पहलुओं पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, क्यों एक स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? क्योंकि इसके बनाने के लिए जिस प्रकार की रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, तो उसमें दो रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वह दो क्या है? जैसे पानी है और सस्ते बिजली है। तो पानी और सस्ते बिजली हमारे देश में प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका भविष्य भी देखा जाए तो फ्यूचर में क्या है? ब्राइट है। यानी कि हमारे देश में ग्रीन हाइड्रोजन जो है एक बहुत बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन किया जा सकता है। यह चर्चा में क्या है तो सबसे पहले इसकी चर्चा हम लोग करें कि जैसे अभी हाल फिलहाल ही वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम भी एक सम्मेलन हुआ और वहाँ पर हमारे देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने जाकर और एक बहुत बड़ा एक बयान दिया है, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। इन्होंने वहाँ पर बहुत सारे देशों के दबाव में या कहें कि संस्थाओं के दबाव में आकर देखा जाए तो कार्बन उत्सर्जन की, हर देश के कार्बन उत्सर्जन की जो एक मात्रा है, जो एक सीमित लेवल तक लेकर जाना है, ठीक है, उसके परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक बहुत बड़ा एक बयान दिया है और दावा किया है कि हमारा देश जो है भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में एक लीडर बनकर उभरेगा। आप जानते हैं कि अभी हमारा देश जो है जीवाश्म ईंधन पर निर्भर है और जीवाश्म ईंधन में जिस तरह का हम लोग ईंधन का प्रयोग करते हैं उससे कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है और यह कार्बन के उत्सर्जन से ग्रीन हाउस गैसेज जैसे उत्पन्न होती है। इसमें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रयोग किए जाने वाले जैसे एसी है, फ्रिज है, सीएफसी गैस है, इन सारी चीज़ों से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का बहुत बड़ा एक उत्सर्जन होता है और यह ग्रीन हाउस गैस जो है यह क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग को काफ़ी मात्रा में बढ़ाने का काम करता है और जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो आने वाले समय में हमारे विश्व में क्या होगा? इसका बहुत बड़ा मतलब कि नुकसान यानी कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो सबसे पहला इसमें खामियाजा क्या होता है कि नुकसान क्या होता है कि हमारे विश्व की जो क्लाइमेट है वह चेंज होने लगेगी। जब धरती का तापमान, ग्लोबल वार्मिंग में क्या, जब धरती की तापमान बढ़ेगी तो क्लाइमेट क्या होगा? चेंज होगा और क्लाइमेट जब चेंज होगा तो यहाँ पर जीव जंतु प्राणी, हर तरह के प्राणी को क्या होगा? यानी कि वहाँ पर मतलब कि उनको एस्टेब्लिश करने में क्या होगा? यानी कि बहुत बड़ी परेशानी होगी। इस तरह से देखा जाए, इसके अलावा देखा जाए तो समुद्र का लेयर क्या होगा? इससे बढ़ेगा। जब हमारी धरती की तापमान बढ़ेगी तो जो बर्फ है, ठीक है, तो वो बर्फ क्या होंगे? पिघलेंगे, पानी बनकर कहाँ जाएंगे? समुद्र में। समुद्र का लेयर क्या होगा? बढ़ेगा और समुद्र का जब लेयर बढ़ेगा तो समुद्र के निकटवर्ती तटीय क्षेत्र में रहने वाले जितने भी देश हैं उनकी भी परेशानी होगी, उनकी भूमि क्या होगी? कम होने लगेगी, ढेर तरह की परेशानी वहाँ पर खड़ी हो जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सबसे बड़ा उपाय किया जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है इस पर विचार करने के बारे में चर्चा की जा रही है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन अगर एक ईंधन के रूप में, ऊर्जा स्रोत के रूप में अगर इस पर मतलब कि इसको शामिल कर लिया जाता है, ठीक है, तो हमारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा एक मतलब कि मददगार साबित होगा। किस चीज़ के लिए? कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा को कम करने के लिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि आज जो जीवाश्म ईंधन का प्रयोग होते जा रहा है और उससे जो ग्रीन हाउस गैस जो उत्पन्न हो रही है उससे क्या हो रहा है कि हमारे पृथ्वी की तापमान काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है। जब तापमान बढ़ रही है तो इसकी खामियाजा भी यानी कि देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में हर दशक में, यानी कि 10 साल का एक दशक होता है, उस दशक में देखा जाए तो 0.08% यानी कि 0.08 डिग्री सेल्सियस यानी कि हर दशक में क्या होता है? कार्बन के तापमान की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव मतलब कि बढ़ते जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि विश्व के सारे देश ने मिलकर एक सम्मेलन हुआ था 2015 में। तो उस सम्मेलन में यही तय किया गया था, जिसे पेरिस समझौता में यही तय किया गया था कि कार्बन की मात्रा हर देश उत्सर्जन कम करें, ठीक है, इस पर कंट्रोल किया जाए ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग में देखा जाए तो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस
तक इसको सीमित मात्रा रखने की एक व्यवस्था की जा रही है कि इससे ज़्यादा मात्रा ना बढ़े। अगर इससे ज़्यादा मात्रा बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, यानी कि सारे विश्व इससे क्या होगा, इसकी खामियाजा को भुगतेंगे, इसके नुकसान को भुगतेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जिस प्रकार का एक विकसित देश है, एक विकासशील देश है, वहाँ पर जिस तरह की डेवलपिंग हो रही है विकासशील देशों में, तो वहाँ पर कार्बन की मात्रा का उत्सर्जन तो होगा ही, क्योंकि बिना कार्बन की मात्रा का उत्सर्जन किए हुए, यानी कि जो देश जीवाश्म ईंधन पर डिपेंड करता है तो वहाँ तो कार्बन का उत्सर्जन तो होगा ही। तो इस ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो जो एक लक्ष्य रखा गया है 2050 में कि कार्बन उत्सर्जन की जो मात्रा है नेट जीरो उत्सर्जन तक की इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इसमें है कि बाकी सब जो देश हैं, इंडिया को जैसे अभी देखा जाए तो इंडिया का क्या कंडीशन है कि यह एक विकासशील देश है, तो विकासशील देश में इसको डेवलप होने के लिए अभी ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इसमें क्या है कि इसमें कार्बन का उत्सर्जन है कि जीवाश्म ईंधन को एकाएक तो समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो उत्सर्जन हो रहा है जीवाश्म ईंधन के द्वारा, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, इसके मतलब कि इसको नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे, ग्रीन हाइड्रोजन के द्वारा। तो अमेरिका जैसे हो गया, यूरोपीय देश जैसे हो गए, तो इन्होंने अपने देश में कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को यानी कि 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन्होंने लक्ष्य रखा है। लेकिन भारत देखा जाए तो यह लक्ष्य को बढ़ाकर 2070 तक इसको कर दिया है। ऐसे भी देश में देखा जाए तो दो देश नाम आता है, दो देशों का, जैसे भूटान और सूरीनाम। यहाँ पर क्या है, नेट जीरो उत्सर्जन, कार्बन की मात्रा जो है नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुँच चुकी है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर इन दो देशों ने यहाँ पर इसको कंट्रोल, कार्बन की काफ़ी मात्रा यहाँ पर कंट्रोल कर लिया है, यानी कि जीरो मात्रा यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो इसी वीडियो का प्रिपरेशन में आज का वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यह एक जो वीडियो आज का है, इसमें क्या है कि यूपीएससी का करंट अफेयर्स का जो एक टॉपिक है, या बाकी सब अदर स्टेट पीसीएस के लिए भी, जिसमें जेपीएससी, बीपीएससी और भी हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए पीसीएस का जो है, ठीक है, तो उसमें काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट, इसका रोल बढ़ जाता है। ठीक है, मेंस के एग्जाम के लिए भी और पीटी के एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी। तो पीटी के एग्जाम में अगर देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कहा जाए कि निम्न में कौन से उद्योग वर्तमान में हाइड्रोजन के सबसे बड़े उपभोक्ता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में आपको देखना है कि नीचे दिए गए कुट में कौन सा सही होगा। तो इसका जवाब सुनने के लिए, या आपके पास अगर इसका जवाब है, ठीक है, इसका आंसर आपको पता है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप सेंड करिए। ठीक है, देखा जाए कितना सही होता है। नहीं तो हम फिर वीडियो के लास्ट में इसका जवाब हम देंगे, क्या इसका आंसर होगा सही, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगले टॉपिक में देखा जाए तो यह न्यूज में क्यों है। ठीक है, आप जानते हैं कि हाल ही में न्यूज में कौन है, यानी कि किसके बारे में कहा जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। यह न्यूज में क्यों है, हाल ही में आयोजित दावोस, यानी कि दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सेशन के दौरान पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में लीडर बनकर उभरेगा। यानी कि एक बहुत बड़ा एक बयान है। ठीक है, एक बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी बयान कहा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने इस प्रकार का भाषण किया, यानी कि हरदीप पुरी ने जिस प्रकार का एक बयान दिया है कि हमारा भारत जो है हाइड्रोजन यानी ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक लीडर बनकर उभरेगा, यानी कि इसमें काफ़ी डेवलप करेगा, इतना ही नहीं है कि लीडर बनकर उभरेगा, एक बहुत बड़ा एक महत्वाकांक्षी बयान कहा जा सकता है। क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारे देश में जो भी यानी कि ईंधन का स्रोत है, जीवाश्म ईंधन का स्रोत ज़्यादा, उसी पर हमारा देश टिका हुआ है। तो इस पर निर्भरता इतनी होने के बावजूद भी भविष्य में ये कहा जा रहा है कि हमारा भारत जो है ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में एक लीडर बनकर उभरेगा। ठीक, तो इसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन, जैसे इसको कहा जा सकता है कि कार्बन फ्री हाइड्रोजन है, इस वक्त पूरी दुनिया के एजेंडों में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो इसमें कैसे ऊपर है, जैसे कहा जाए कि लेकिन विश्व में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने के बढ़ते दबाव की वजह से भारत ने भी क्लीन एनर्जी यानी कि ग्रीन एनर्जी जैसे तत्व के बारे में कह रहा है कि को लेकर प्रभावी नीति की दावा कर ली है। क्या नीति है वो प्रभावी नीति की दावा, यानी कि हालांकि ट्रांजिशन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नेचुरल गैस, ट्रांजिशन फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नेचुरल गैस, वो कौन सा गैस है, जैसे सीएनजी। पारंपरिक ईंधन में आ जाएंगे जैसे कोयला, डीजल, हैवी फ्यूल ऑयल से साफ तो है, यानी कि पारंपरिक ईंधन जो है जिसमें कोयला, डीजल और हैवी फ्यूल ऑयल, इनसे काफी साफ सुथरा है। कौन सा, सीएनजी।
जिनको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन फ्यूल के तौर पर इनको कहा जाए। तो ये क्या है, सीएनजी साफ सुथरा तो है, लेकिन यह धरती के तापमान को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने में सक्षम नहीं है। यानी कि जिस प्रकार सीएनजी का प्रयोग अभी हाल फिलहाल सभी देशों में हो रहा है, ठीक है, तो उसको देखते हुए देखा जाए तो एक जो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा जो एक लक्ष्य रखा गया है विश्व में, ठीक है, यानी कि उस उत्सर्जन की मात्रा के तहत यानी कि धरती की वैश्विक उष्णता जो है, धरती के तापमान को यानी कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस रखने की जो एक दावा किया जा रहा है, यह सीएनजी गैस इसमें कारगर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फिर क्या होगा इसका उपाय, जैसे जबकि बड़े पैमाने पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए यह जरूरी है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए यह जरूरी है, यानी कि कार्बन की मात्रा जो है यानी कि ज़्यादा ना बढ़े, जिसके धरती के तापमान की उष्णता जो है यानी कि उसकी तापमान ज़्यादा ना बढ़े, यानी कि 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक ना बढ़े, उससे ज़्यादा ना हो, इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। मोदी सरकार ने इसी साल अपनी नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो को हासिल कर लेगा। नेट जीरो यानी कि कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा जो है जीरो लेवल पर ला देगा। ये किसने कहा, यानी कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 2070 तक ये हमारे भारत की जो कार्बन उत्सर्जन की जो मात्रा है वह, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, नेट जीरो, तो वह मात्रा कब तक पूरा हो जाएगी, यानी कि हमारे देश में 2070 तक पूरा हो जाएगी। जबकि विश्व के देश में देखा जाए तो 2050 तक इसका लक्ष्य रखा गया है, यानी कि हमारे देश का भी लक्ष्य यही था। लेकिन हमारा देश क्या है, विकासशील देश है। विकासशील देश की बहुत सारी परेशानियां होती है अपने देश को डेवलप करने के लिए, तो यहाँ पर कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा को एकाएक बंद नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के लक्ष्य जो है, पॉलिसी जो है हमारे भारत की, इसको कहाँ तक बढ़ा दिया गया है, 2050 से 2070 तक बढ़ा गया, यानी कि 2 दशक यानी कि 20 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक। अर्थात अब भारत अपने नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य जो है कि डेडलाइन जो 2050 था से बढ़ाकर 2070 तक कर दिया है, ठीक है। आगे है ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में आज हम लोगों ने चर्चा किया जस्ट इसके पहले कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है यह एक बहुत ही स्वच्छ एनर्जी ऊर्जा है और इसके द्वारा किसी भी प्रकार का, यानी कि इसको उत्पादन करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए क्या है, ग्रीन है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी कि इसको उत्पादन करने के लिए इसमें बहुत सारी विधियां दी गई है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा है जो सोलर पावर, क्या बात है यहाँ पर, सोलर पावर का इस्तेमाल कर इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने से पैदा होती है। अब जानते हैं कि जल जो है, पानी जो है, यह हमारा क्या है, एक यौगिक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस विधि द्वारा, ठीक है, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग तोड़ने की जो विधि होती है, तोड़ने के बाद यानी कि हाइड्रोजन को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। इससे क्या होता है, इसी हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करके क्या बनेगा, ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा और यह ऊर्जा के संसाधन के रूप में बहुत बड़ा एक मतलब कि स्रोत के रूप में काम कर सकता है। हाइड्रोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली बिजली, जैसे बिजली जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सौर ऊर्जा से आती है, जिसके कारण इसमें प्रदूषण नहीं होता है। कहने का मतलब है कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में जिस रिसोर्स का प्रयोग किया जा रहा है वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक। और उस रिन्यूएबल एनर्जी में पानी और सस्ते बिजली जैसे सौर ऊर्जा और पानी, आप जान ही रहे हैं कि समुद्र के इलाका जो है, हमारे तटीय भारतीय क्षेत्र जो है, वहाँ पर समुद्र का पानी क्या है, प्रचुर मात्रा में है। ये दो जो आपका जो ऊर्जा का स्रोत क्या कहते हैं, यानी कि बिजली यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए जो एक बहुत बड़ा सोर्स होता है, तो वो क्या है, हमारे देश में प्रचुर मात्रा में है, तो यहाँ से बन सकती है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग किया जा रहा है इसको बनाने के लिए, तो ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कहा जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा, यानी कि इसको उत्पादन करने के लिए किसी प्रकार का प्रदूषण यहाँ पर नहीं हो सकता है, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन कहेंगे। अगले टॉपिक में है, पर्यावरणवादियों का दावा है कि ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग रिफाइनिंग, कहाँ, रिफाइनिंग, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट जैसे
भारी उद्योगों को कार्बन मुक्त करने में मदद कर सकती है। यानी कि ऐसे ऐसे भारी उद्योगों को चलाने के लिए जिस प्रकार का जीवाश्म ईंधन की एक ज़रूरत पड़ती है या पारंपरिक ईंधन की जो ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर अगर ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन मुक्त करने में बहुत, मतलब हमारे देश के कार्बन मुक्त करने में ये बहुत कारगर साबित हो सकती है। ठीक है, इससे यह ग्लोबल कार्बन उत्सर्जन की कटौती के लक्ष्य को भी पूरा किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इन सब सारे उद्योगों में प्रयोग होता है किसका, ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। तो ठीक, अगले टॉपिक में है भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग और लागत। देखा जाए तो हाइड्रोजन क्या है, एक रंगहीन गैस होती है जो एकमात्र क्लीन एनर्जी है। ठीक, टेरी एक संस्थान है, टेरी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के मुताबिक साल 2020 में भारत में जीवाश्म ईंधन से 60 लाख टन ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन किया गया था। हमारे देश की एक संस्थान है टेरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के मुताबिक साल 2020 में, कब तक, साल 2020 में जो बीत चुका है, जीवाश्म ईंधन से 60 लाख टन ग्रे हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर एक टॉपिक है, एक नया शब्द आया, ग्रे हाइड्रोजन। यह ग्रे हाइड्रोजन जो है, यह ग्रीन हाइड्रोजन नहीं समझेंगे, यह अलग है। ग्रे हाइड्रोजन का उत्पादन किया गया था 2020 में। हालांकि ग्रे हाइड्रोजन जो नेचुरल गैस या नेफ्था से बनाई जाती है, जिसमें काफ़ी प्रदूषण फैलता है। ठीक है, जो ग्रे हाइड्रोजन है ये कैसे बनाई जाती है, नेचुरल गैस जैसे नेफ्था से बनाई जाती है, जिसमें काफ़ी प्रदूषण होता है। जब प्रदूषण होगा तो कार्बन का उत्सर्जन भी होगा, कार्बन का उत्सर्जन भी होगा तो फिर हमारी जो देश की जो पॉलिसी है कार्बन यानी कि नेट जीरो उत्सर्जन कार्बन की, तो वो क्या होगा, वो खरे नहीं उतरेगा। तो इस पर क्या होगा कि जैसे इस कटौती के लक्ष्य में एक बड़ी बाधा हो जाती है। एक अनुमान के अनुसार भारत में 2050 तक ग्रीन हाइड्रोजन की मांग 5 गुना बढ़ सकती है। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि एक अनुमान के तहत 2050 में जो यूरोपीय कंट्री का एक ग्रीन हाइड्रोजन का जो एक क्या कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है, उस समय तक भारत में देखा जाए तो 5 गुना तक बढ़ जाएगी इसकी ग्रीन हाइड्रोजन की मांग। ठीक, अगले टॉपिक में है रिन्यूएबल एनर्जी की भारत की कुल स्थापित ऊर्जा में 40% हिस्सेदारी है। कहने का मतलब है, तात्पर्य है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए स्टोरेज क्षमता विकसित करना जरूरी है और तभी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है उसको स्टोरेज क्षमता विकसित करने के लिए, ठीक है, करना जरूरी होगा, तभी इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। लिथियम बैटरियों द्वारा बड़े पैमाने पर ऊर्जा का भंडार नहीं हो सकता। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में फिलहाल इसका खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है, लिथियम बैटरियों का। लेकिन इसमें क्या है कि इसका क्या होगा कि जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों में इसका फिलहाल खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, ये क्या होगा, लेकिन ऊर्जा का भंडार इसमें नहीं हो सकता है। यानी कि बड़े पैमाने पर ऊर्जा का भंडार के बारे की बात की जाए तो इसमें नहीं हो सकता है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन जो है, ठीक है, ये क्या है, काफ़ी बड़ी मात्रा में भंडार हो सकता है। ठीक है, तो एक बहुत एक सुनहरा एक ईंधन के रूप में इसको देखा जा रहा है। इससे लंबी दूरी का सफ़र तय करने वाले जैसे ट्रक हो गए, फिर से बैटरी से चलने वाली कार हो गई, बड़े कार्गो ले जाने वाले जैसे जलपोत हो गए एवं ट्रेन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन बेहतरीन ऊर्जा स्रोत साबित हो सकती है। ठीक, इसके बाद है क्या है भारत की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। आप जानते हैं कि भारत में भी ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लाया गया है। हालांकि यह पॉलिसी जो है 2021 में लाया गया था, ठीक है, लेकिन हाल फिलहाल इस चर्चा में आया है। तो ये क्या है, हाल ही में विद्युत मंत्रालय ने हरित हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं, नीति की घोषणा की है। इस नीति के तहत देखा जाए तो 2022-23 के लिए भारत के बजट में व्यक्त जलवायु क्रियात्मक की धारणा के साथ उचित है। ठीक है, इस नीति ने वर्ष 2030 तक 5 बिलियन टन प्रति वर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो देश में मौजूदा हाइड्रोजन मांग से 80% अधिक है। कितना प्रतिशत अधिक है, 80% अधिक है। एक बहुत बड़ा इफेक्ट कहा जा सकता है 80% अधिक होना, जो अभी मौजूदा वर्तमान में मांग जो है उसके हिसाब से।
अगला है, यह भारत की ऊर्जा संक्रमण यात्रा में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन। और इस कदम के साथ भारत जो है व्यापक हरित हाइड्रोजन नीति जारी करने वाला 18वां, विश्व में कितना, 18वां देश बन गया है। ठीक, इस नीति के तहत सरकार उत्पादन के लिए विनिर्माण क्षेत्र की स्थापना, प्राथमिकता के आधार पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम यानी कि ISTS से कनेक्टिविटी और 25 वर्षों के लिए निःशुल्क ट्रांसमिशन की सुविधा दे रही है। ठीक, इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रही है भारत सरकार इसके पॉलिसी पर। भारत में 2029-30 कब तक, 2029-30 तक ग्रीन हाइड्रोजन की मांग 1.17 करोड़ टन पर पहुंच जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। ठीक, फिलहाल इसकी मांग 67 लाख टन है। इसका 67 लाख टन है। ग्रीन हाइड्रोजन की मांग फिलहाल कितना है, 67 लाख टन है, जिसमें लगभग 36 लाख टन यानी 54% का इस्तेमाल पेट्रोलियम रिफाइनिंग में होता है, बाकी का इस्तेमाल फर्टिलाइजर उत्पादन में होता है। ठीक है, अगले में है कि ग्रीन हाइड्रोजन कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना मददगार है। क्या ग्रीन हाइड्रोजन जो भारत की एक पॉलिसी भी है, विश्व में भी ग्रीन हाइड्रोजन को लाया जा रहा है, तो क्या यह कार्बन उत्सर्जन कटौती में कितना मददगार होगा। ठीक है, यह कितने कार्बन की मतलब उत्सर्जन के में कटौती कर पाएगा, कितना नियंत्रण कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, इसके बारे में देखा जाए तो एक अनुमान के तहत स्टील, कौन सा, स्टील और आयरन सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री है। कौन सी, दो फैक्ट्री यहाँ पर नाम आ रहा है, स्टील और आयरन, ये सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली इंडस्ट्री में शामिल है। यह दुनिया के कुल ग्रीन उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी 7% है। ठीक है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन में क्या है, इसकी कितनी हिस्सेदारी है, 7% है। एक बहुत बड़ा मतलब एक फैक्ट कहा जा सकता है कि ग्रीन हाउस उत्सर्जन में, ठीक है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो करती है ये दो कंपनियां, स्टील और आयरन, ठीक है, नाम की जो कंपनी है, यह दुनिया के कुल ग्रीन हाउस उत्सर्जन में इसकी हिस्सेदारी क्या है, 7% है। एक बहुत बड़ा एक डाटा है। ठीक है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए। तो फिर क्योंकि स्टील का व्यापक इस्तेमाल है कार बनाने से लेकर पुल बनाने तक, यानी कि स्टील कंपनी जो है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इसको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी उपयोगिता को देखते हुए। ठीक है, तो फिर जो इतना अगर उपयोगिता है तो ठीक, ये क्या कर रही है, ये कंपनी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में काफ़ी मतलब बढ़ा रही है। तो अगर ये कंपनियां ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करती है तो फिर कार्बन उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम हो सकती है। जैसे आगे देखते हैं, भारत में 2050 तक, कब तक, 2050 तक जितने कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की आशंका है उसमें इन दो इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि स्टील और आयरन कंपनी के बारे में कहा गया है कि इसका योगदान क्या होगा, 35% तक यह चला जाएगा। ठीक, यानी कि बहुत बड़ा यह योगदान दे रहा है कार्बन उत्सर्जन में। अगर स्टील इंडस्ट्री में ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक, यानी कि स्टील इंडस्ट्री में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना शुरू किया जाए तो यह कार्बन उत्सर्जन लगभग खत्म कर देगा। कहने का मतलब है कि जो स्टील इंडस्ट्री है और इसमें जिस प्रकार का ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, उसके जगह पर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाए तो भविष्य में क्या होगा कि कार्बन उत्सर्जन की लगभग मात्रा ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, इस पर चर्चा ये किया जा रहा है। यानी कि आगे देखा जाए तो भारत में प्रदूषण नियंत्रक के लिए यह क्या होगा, सबसे बड़ा एक सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, तो इसके बाद है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्या चुनौतियाँ हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कैसे बनता है, इसकी क्या रिसोर्स होती है बनाने की। ठीक है, इसके बारे में तो हम लोग जाने, इसकी क्या पॉलिसी, ये सारा चीज़ तो है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, अभी भी आसान नहीं है ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए और इसको इस्तेमाल करने के लिए एक काफ़ी मतलब कि चुनौती से होकर गुजरना पड़ेगा। ठीक है, जिस कंपनी भी इसको बनाएगी। तो जैसे इसमें कह रहा है कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल तभी बढ़ेगा जब इसका उत्पादन क्या होगा, सस्ता होगा। ठीक है, सस्ता जब होगा तभी इसका क्या होगा, बाकी सब को कंपनी जो है, ठीक है, इसको अपने उपयोग में लाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि स्टील, सीमेंट और वाहन उद्योग जितने भी हैं,
इसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब यह उनकी लागत को नियंत्रण में रखेगा, यानी कि सस्ता होगा। ठीक है, तो फिलहाल ग्रीन हाइड्रोजन से बनाया जाने वाला स्टील जो है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन से बनाया जाने वाला स्टील पारंपरिक ईंधन से बनाए जाने वाले स्टील से 50 से 127% क्या होगा, महंगा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर स्टील जो पारंपरिक ईंधन से बनाए जाते हैं, ठीक है, उसकी अपेक्षा देखा जाए तो अगर वो जिस ईंधन का प्रयोग करते हैं और उसके जगह पर अगर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं ईंधन के रूप में, तो क्या होगा, वो काफ़ी महंगा हो जाएगा। कितना, यानी कि वर्तमान में जितना रेट है उससे 50 से 127% क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो सोचिए, जब इतनी महंगा हो जाएगी, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ये सस्ती नहीं है। ठीक है, तो कोई भी उद्योग में जो है, कोई भी कंपनी जो है इसको नहीं ले सकती है, खरीद नहीं सकती है, क्योंकि ये महंगा है, लागत इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि इस देखा जाए तो इस वक्त भारत में ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत 340 रुपये प्रति किलो से लेकर 340 रुपये से 400 रुपये प्रति किलो है, जो बहुत ही महंगा है। ठीक, इतने महंगा बताइए कि किसी भी उद्योग में, यानी कि किसी भी कंपनी अगर इसको इस्तेमाल करती है तो वहाँ की लागत क्या हो जाएगी, उसके प्रोडक्ट का क्या होगा, लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर महंगा ही इतना हो जाएगा। जैसे यहाँ पर भी हम लोग चर्चा किया कि 50 से 127% क्या हो जाएगी, महंगा हो जाएगी। ठीक, तो इसका भी समस्या का समाधान होगा। जैसे देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल इंडस्ट्री में तभी बढ़ेगा जब इसकी कीमत कितना, 150 रुपये, यानी कि जो 340 से 400 रुपये क्या था, प्रति केजी था, यानी कि किलो था, उसका रेट कम होकर कितना हो जाए, 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच जाती है। तब क्या करेंगे, बाकी सब कंपनियां भी इसको खरीदेगी ईंधन के रूप में, तो फिर इसको क्या होगा, इसका इस्तेमाल मतलब कि सही होगा। जैसे रिफाइनरी, फर्टिलाइजर और स्टील उद्योग ग्रीन हाइड्रोजन के सबसे बड़े उपभोक्ता हो सकते हैं। ठीक है, अगर इतनी सस्ती हो जाती है 150 रुपये प्रति केजी, तो ये जो कंपनियां हैं, रिफाइनरी हो गई, फर्टिलाइजर वाली हो गई, जैसे स्टील कंपनी हो गई, ये सारे चीज़ क्या करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को क्या करेंगे, सस्ते रूप में इसको क्या करेंगे, खरीदेंगे। सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इन उद्योगों के अलावा बैटरी से, इन उद्योगों के अलावा ऊपर जो जितने भी उद्योग के बारे में हम लोग चर्चा किया, उसके अलावा बैटरी से चलने वाली कार जैसे हो गए, रेल जैसे हो गए, ट्रेन, ट्रक, बस और जलपोत में भी सस्ते ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन को लेकर काफ़ी गतिविधियां बढ़ गई हैं, जो भारत की नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की लक्ष्य को पूरा करने में कारगर साबित हो सकती है। ठीक, अगर इतना सस्ता हो जाता है ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है, तो यह इतने सारे फैक्ट्री में और इतने सारे मतलब कि वाहनों में इसका प्रयोग होगा। तब जब प्रयोग होने लगेगा तब फिर हमारे भारत की जो एक कसौटी है, यानी कि हाइड्रोजन उत्सर्जन को कम करने का, यानी कि नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की मात्रा लाने का, ठीक है, तो क्या होगा, इस पर कारगर यानी कि साबित हो सकता है। फिर है भारत की रिलायंस, ठीक है, समाधान, उसका समाधान कैसे होगा, महंगा जो है उसका समाधान कैसे होगा, उसके बारे में है कि भारत की रिलायंस और अडानी दोनों ने दुनिया का सबसे सस्ता हाइड्रोजन बनाने का ऐलान किया है। सबसे सस्ता हाइड्रोजन बनाने का ऐलान किया है। कहने का मतलब है ये दो कंपनियां जो है, जिस तरह से हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में कहा जा रहा है कि इतनी महंगा है, ठीक है, लेकिन ये दो कंपनियां ने यानी कि दुनिया का सबसे सस्ता हाइड्रोजन बनाने का ऐलान किया है। इन कंपनियों का कहना है कि $1 कितना, $1 की कीमत पर ग्रीन हाइड्रोजन बेचेगी। ठीक है, तो $1 जब आ जाएगा तो बहुत सस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो फिर भी ग्रीन हाइड्रोजन को अंतिम और एकमात्र समाधान के रूप में, कहने का मतलब है कि ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जितनी भी पॉलिसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, देखा, सुना, ठीक है, ये इसके बारे में देखा जाए तो ग्रीन हाइड्रोजन अभी क्या हम लोगों को पता चल रहा था कि महंगा है, लेकिन महंगाई को कम करने के लिए दो कंपनियां भी क्या यहाँ पर इसको कम कर रही है, सस्ते में बनाने की मतलब की वादा कर रही है। $1 तक इसकी रेट लाने की, घटा कर लाने की इसकी वादा कर रही है। ठीक है, इतने होने के बावजूद भी जो ग्रीन के बारे में, ग्रीन एनर्जी के बारे में, ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जो हम लोग चर्चा किए, फिर भी देखा जाए तो यह एक जो है ग्रीन हाइड्रोजन को अंतिम और एकमात्र समाधान के रूप में मानने की बजाय विकल्प के रूप में माना जाना चाहिए। ठीक है, माना जाना चाहिए, क्योंकि इसकी भी अपनी सीमाएं हैं। ठीक है, और ये वायुमंडल में इसकी मात्रा जो है कितने % है,
ठीक है, 0.0005% है, ठीक है। तो इसकी भी कुछ सीमा है, ठीक है, इस पर पूर्ण रूप से डिपेंड नहीं हो जा सकता है। तो ये सारी कहानी हम लोग ने देखा। फिर भी आज का जो क्वेश्चन था, जो शुरू में मैंने बताया था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यानी कि करंट के लिए, ठीक है, हर एक पीसीएस के एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन, तो उसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखा जाए तो इसमें कुछ मेंस का भी क्वेश्चन है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन के पहले हम लोग मेंस के क्वेश्चन में करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि जैसे आपका अगर साइंस एंड टेक का एक क्वेश्चन अगर बनता है यहाँ से, ठीक है, तो इसमें इस सारे क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। सबसे पहला कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, आप इसको लिख सकते हैं इस कंटेंट के आधार पर। हाइड्रोजन के विभिन्न रंगों का क्या अर्थ है, ठीक है, हाइड्रोजन के विभिन्न रंगों का क्या अर्थ है। ग्रीन हाइड्रोजन के व्यापक उपयोग से जुड़ी चुनौतियां का उल्लेख कीजिए, ठीक है। क्या क्या चुनौतियां हैं, अभी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया, तो इसको आप साइंस टेक के रूप में इसको लिख सकते हैं। या अगर देखा जाए तो एक निबंध हमारा पेपर है यूपीएससी का, बीपीएससी में भी कर दिया है निबंध 300 मार्क्स का, ठीक है। तो इसमें भी देखा जाए तो अगर ग्लोबल वार्मिंग पर किसी तरह की चर्चा करने के लिए आता है निबंध के रूप में लिखने के लिए, तो उसमें हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर आता है तो ठीक है, इसका एक पूरा एक आंसर नहीं हो सकता, लेकिन उसके आंसर में कुछ पार्ट का एक हिस्सा बन सकता है, ठीक है, पार्ट बन सकता है उसके आंसर में। तो इस पर भी व्यापक रूप से इस पर पकड़ होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है कि ग्रीन हाइड्रोजन को ऊर्जा के प्रदूषण मुक्त स्रोत के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, ठीक है। ऊर्जा के क्या, यानी कि प्रदूषण मुक्त, सबसे पहली बात है कि प्रदूषण मुक्त स्रोत के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, ठीक। यानी कि इससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं फैलेगा, एकदम क्लीन एनर्जी है, यानी कि इसका जो ईंधन है बनाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, ठीक है, वो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या होगा, यानी कि इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा, प्रचारित किया जा रहा है, हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। हालांकि इसे कहना आसान है जो आप देख रहे हैं, परंतु करना मुश्किल। विस्तार से चर्चा करें, इसकी क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है, इस पर विस्तार से चर्चा किया सकता है। यह एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन बन सकता है। आपके निबंध में आने वाले अगर साइंस एंड टेक से क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर भी एक हिस्सा बन सकता है, ठीक है। उसके बाद अगले टॉपिक में है, जैसे एक क्वेश्चन था प्रीलिम्स के व्यू से, ठीक है, हर एक पीसीएस के एग्जाम के प्रीलिम्स के व्यू से अभी चर्चा में भी है, क्वेश्चन बन भी सकता है। जैसे हम लोगों ने शुरू में ही एक टॉपिक पर चर्चा किया था कि निम्न में से कौन से उद्योग वर्तमान में हाइड्रोजन के सबसे बड़े उपभोक्ता हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जैसे रिफाइनरी है, फर्टिलाइजर है, बिजली उत्पादन है, इस्पात उत्पादन है, ठीक है। तो इसका सही कोड क्या होगा, यानी कि इस बिजली उत्पाद को छोड़कर, तीसरा जो है पॉइंट को छोड़कर बाकी 1, 2, 4 जो है वो आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन में देखा जाए तो क्या होगा, हमारा सी होगा 1, 2, 4, ठीक। तो इस प्रकार के वीडियो को अगले वीडियो में देखने के लिए, इसी तरह का ज्वलंत मुद्दा को अगले वीडियो में देखने के लिए, ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और उसके बाद हो सके तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज इतना ही, थैंक यू।